हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो चलिए, हम लोग सीडीपी कंप्लीट कर चुके थे और अब आप लोग को 2013 जो यूपी टेट हुआ था आपको 2013 में, तो उसका हम लोग करेंगे हिंदी। हिंदी पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। सीडीपी मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से करवा दिया था, सॉल्व करवाया था। अब हिंदी को हम लोग देखेंगे, यानी 30 क्वेश्चन हिंदी का हम लोग करेंगे, हिंदी ग्रामर का। ठीक, तो चलिए हिंदी ग्रामर हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मत जबरदस्त होंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ शुरू होता है आपका हिंदी, यानी हिंदी लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 2 देखिए, किसी का संस्कृत होता है, किसी का इंग्लिश होती है। तो पहले हिंदी हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग संस्कृत या इंग्लिश पे कमांड करेंगे। चलिए, इधर उधर की बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और मेन हमारा टारगेट रहेगा सवाल को अच्छे तरीके कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक, यानी कि पहला, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए हिंदी हम लोग देखेंगे। ठीक, और हिंदी ग्रामर देखिए सबके लिए है, चाहे सेकेंड पेपर वाले हो चाहे फर्स्ट पेपर वाले, उसमें आपको ग्रामर सेम ही रहता है। ठीक, चलिए हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझते चलिए। पहला क्वेश्चन है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। अब देखिए मुहावरा से क्वेश्चन बना है। ठीक, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट हो जाएगा, आस्तीन का सांप। तो कपटी मित्र सही मुहावरा आस्तीन का सांप होगा। जबकि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मुहावरा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो इसको आप देखिए, जितेंद्रिय, ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझते चलेंगे, वाक्य और एक शब्द। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय, और जो आगे दूर तक सोचता हो उसे दूरदर्शी, और किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला तदचित, और जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी से कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आए। देखिए, तो इस ऑप्शन के साथ साथ हमें इतना पॉइंट मिला, इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब चीज देखिए, इसके लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी को अच्छे तरीके हल्के में नहीं लेना है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा कम से कम 30 में, अगर जो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा कम से कम, अगर 25-25 का स्कोर लेकर अगर हम चलते हैं, तो अगर जो मान लीजिए अगर मैथ आपका सही नहीं है, अगर 4 सब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए 20-20 से ही मान लेते हैं हम लोग। ये देखिए संधि से क्वेश्चन आ गया, पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद ऑप्शन आपका सी सही होगा, पो प्लस अन। ठीक, अब इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। तो पो प्लस अन पवन अयादि संधि है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ का अ, ऐ का आय, और ओ का औ, तथा आओ औ का आव हो जाता है। एक चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं पुनर्जन्म का संधि विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो ये आपका यड़ संधि होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, अब समझते चलेंगे यहाँ पे। इत्यादि यानी कि यड़ संधि का उदाहरण है, यदि ई यानी ई उ उ और री के बाद, यानी छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, और छोटी ई बड़ी ई का य उ, यानी उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, नी प्लस उन न्यून। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते चलेंगे। दीर्घ संधि दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ दीर्घ हो जाते हैं,
यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा स्वर आए तो दोनों मिलाकर के यानी दीर्घ यानी कि दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ री हो जाता है। जैसे कि अन प्लस अभाव यानी अभाव, अन्नाभाव, महाधन आशय महाशय, तो गुण संधि। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब इतने आपके संधि के एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आपको इससे ये आइडिया ही लग जा रहा है कि यानी कि देखिए संधि हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। संधि देखिए कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ से गुण संधि के बारे में दिया है। ठीक, फिर यहाँ से अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए मुहावरा से दो यानी कि दूसरा क्वेश्चन बना। मुहावरा यानी मुहावरे का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, जबकि तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रोपड़। अब देखिए सब विलोम से आपको मिला। उन्मूलन का रोपड़, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन और अवनति का उन्नति। तो विलोम भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल क्या संज्ञा दी, कौन सा नाम दिया? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बीजपन काल। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा समझते चलेंगे। द्विवेदी युग के प्रेरणता महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीजपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य साहित्य इतिहासकार कौन कौन से? आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और चारणकाल जॉर्ज गियर्सन। और चारणकाल एवं संधिकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जरूरी नहीं कि आपसे ये ही पूछे, आपसे ये जितना ऑप्शन दिया है आपसे पूछ सकता है, तो ये अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मारग, यानी अति सुधो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन आपका डी होगा, घनानंद। तो अति सुधो स्नेह का मारग है घनानंद। हम कविराज हैं, मैं करे कि पै चाकर चतुर के ठाकुर। यह प्रेम को पंथकारल महा त्वरित की धारा में धावनो है। करे कि बोधा कटी को कंचन काटी विधि कुंचन मध धरी दिन शेखालम। तो आई होप आप लोग को समझ में आए। थोड़ा सा ये सब कविता है, कविता थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आए। चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना। आप थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे, इसमें एक्सप्लेन दिया है, इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे जो एक्सप्लेन में दिया अच्छे तरीके देखते चलेंगे। देखिए कालिंदी शब्द के पर्यायवाची यमुना है। यमुना के अन्य पर्यायवाची जैसे अकरजा, रवि तन्या, कृष्णा, जमुना, कला गंगा, सर्वसुता, भानुजा, तरुणी नुजा तथा अकर्ष सूता आदि, ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। और देखते हैं हम लोग लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, ये सब देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब सरस्वती की पर्यायवाची हम देखते हैं, भारती, शारदा, वीणा, वीरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागिस, महाश्वेता,
ये सब क्या है? सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं भागीरथी, ज्वानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथ त्रिपथगा, सुरध्वनि, ये सब क्या है? गंगा नदी के एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो इसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपके हैं बाबू श्याम सुंदर प्रसाद। ऑप्शन आपका राइट ए होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कृति मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा चार भागों में लिखी है। कौन कौन से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। क्या भूलू क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 तथा दशा द्वार से सोपान तक 1985 आदि। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में बांटा गया है। तो ये सब जितने थे यानी ये 3 वाला जो था ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। और देखिए देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? प्रथम चांद सूरज की वीरन 1952 में, तथा द्वितीय भाग जो था नील याक्षिणी 1985 में। जबकि सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद में अर्ध कथा की रचना की थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्ध कथा की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है बनारसी दास जैन ने। और किस भाषा में? ब्रज भाषा में रचना की थी, जिन्हें हिंदी का प्रथम प्राचीन आत्मकथा माना जाता है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी का यानी कि हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा का नाम क्या है? तो अर्ध कथा। और किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा में। और किसने लिखा था? तो बनारसी दास जैन ने। तो इतने क्वेश्चन आपको बनने के चांस है। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, अब 42 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विंध्वन पढ़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इस पे है सिर मुड़ाते ओले पढ़ना। मतलब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे कि कार्य आरंभ करने में कोई मतलब कि विध्वंस पढ़ना। तो सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना मुहावरे का अर्थ है कार्य आरंभ करने में ही विघ्न होगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में, रुकावट पढ़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, राइट ऑप्शन है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर प्रेम और सौंदर्य के भी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और इस कविताएं चूंकि मतलब कि कुछ और कविताएं चूंकि भी हैं। करे कि नहीं मैं इतने अपने करे वास उदिता अभिव्यक्त का संघर्ष, ये सब उनकी कविताएं हैं। बात बोलगी काल तुमसे तो होड़ है मेरी, करे कि मेरी कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश आदि, ये सब क्या है इनके शमशेर बहादुर सिंह के सब क्या है प्रमुख काव्य हैं। तो इतना देखिए ये सब चीज कम से कम ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं इसको कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इन पंक्ति के रचनाकार मतलब राइटर पूछा है कौन है? तो आपके होंगे ऑप्शन बी यानी कि कबीर जी हैं, कबीरदास जी। चलिए इसको थोड़ा समझते चलेंगे। देखिए हिंदी हम लोग कहते हैं हिंदी बहुत इजी है, लेकिन हिंदी इतना टफ है कि पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। देखिए अब इतना रिवीजन करने के बावजूद भी पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती है। पंक्ति और कवि, दशरथ सूति
ये सभी कबीरदास की है। ठीक, वही जो पोएम मैंने आपको ऊपर पढ़ा। अब देखिए इधर से देखते हैं थोड़ा सा तुलसीदास जी का। सखी सखी शब्दी दोहरा किन्हीं अब खान। ठीक, ये सब क्या है, इनके तुलसीदास जी के हैं। और केशवदास के हैं चंद्र बदनी मृग लोचनी बा बाबा। ये सब क्या है, केशवदास जी के हैं। तो वो जो पेपर में आएगा तो आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि देखिए अब ये सब क्या है, ये मेन मेन कवि और उनके थोड़े थोड़े पोएम दिया है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक, ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सूरदास जी के हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी का पहला पहला पत्र है तो उदंत मार्तंड। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब इसको थोड़ा समझते चलेंगे। हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उदंत उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख उल्लेख किया गया है। उदंत उदंत मार्तंड मार्तंड के प्रकाशन दिवस के आधार पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन ही बनने के चांस है कि अगर आपसे पूछे कि हिंदी राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मई को मनाया जाता है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह ने संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका तथा बनारस को प्रकाशित होती थी। बनारस से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन यानी हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादकत्व में बनारस से होता था। यह एक मासिक पत्रिका थी। इतिहास कह रहे कि इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की गद्य रचना है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। अब इसे ये पता चल रहा है कि हिंदी कितना, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो कितना कंफ्यूज करता है। चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन सी होगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह बाल मुकुंद गुप्त का है, यानी कि अब बाल मुकुंद गुप्त जी का दिया है। ठीक, निबंध शब्दावली अगर पूछे आपसे तो साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि सब बाबू श्याम सुंदर दास जी के लिखा है। निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्प कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क विचार, प्रवाह, कुटज साहित्य, सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद की यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सब हैं निबंध संग्रह। आई होप आप लोग को समझ में आया। देखिए ये अशोक के फूल इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, अशोक के फूल किसके हैं, किसके निबंध संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा और अच्छे तरीके से रिविजन करेंगे तो आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। थोड़ा टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, नहीं तो इसको और अच्छे तरीके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये ऑप्शन राइट होगा आपका, यानी 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी हुई थी। इसके संपादक अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आदि हैं। मतलब देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि इनके संपादक संस्थापक कौन कौन से थे? तो अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह। अगर इन तीनों में से अगर जो कोई भी पूछ सकता है, ठीक, अगर इन तीनों में से कोई है तो आप लगा सकते हैं। और यह वाराणसी में स्थापित है, जबकि नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना सन 1896 ईस्वी में कह रहा है कि यहाँ पे हुआ था, वेणी प्रसाद के संपादकत्व में हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो काशी में प्रकाशित होती है। तो आई होप आप लोग को समझ। देखिए इस पॉइंट से आपको
कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, तो ये है प्रेम सागर, ऑप्शन सी सही होगा, लल्लू लाल जी। ठीक, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं सिंहासन, बत्तीसी, बैताल, पचीसी, शकुंतला नाटक, मधुनल, राजनीति, लतायक, टू हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभाविलास, सभाविलास, ये सब क्या है, इनकी रचना है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। और भी थोड़ा देखते हैं हम लोग इधर। हिंदी करें, हिंदी प्रदर्शन बाबू लेहरी, लेरी, ये सब दिया है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं। 49 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा, संज्ञा के 3 भेद बताया गया है। ठीक, अगर उसे देखा जाए तो कुल 5 होता है, लेकिन यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर इसको 3 भेद में बांटा गया। अब कौन कौन से देखिए, समझते चलेंगे थोड़ा सा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन से देखिए। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। नोट, अर्थ दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो हमें 3 लगाना होगा, अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो हमें 5 प्रकार के लगाना। हमें ये नहीं देखना कि संज्ञा के प्रकार पूछे तो हम 5 पे, देखिए 5 भी ऑप्शन दिया है तो कुछ लोग 5 पे भी टिक करके चले जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों बात को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम। देखिए इसका लिंग निर्धारण जो होता है, ऑप्शन बी होगा, संज्ञा के आधार पर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे राम, हरि, मोहन पुल्लिंग है और सीता, राधा, गीता ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो संज्ञा के आधार पर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के अगर देखा जाए कि इस कारक के आपके कितने, ऑप्शन बी होना चाहिए। देखते हैं कौन सा भाई, 8 होने चाहिए। तो कारक के हमारे, 1 मिनट, 51, 52, यानी 8 भेद, यानी कि 8 भेद कौन कौन से देखिए तो समझते चलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, कारक के 8 भेद, 8 भेद कौन कौन से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपदान। देखिए करण कारक और संपदान दोनों में से दिया है, लेकिन हमें इसको ध्यान ये रखना है कि कौन से कहाँ पे यूज होता है। ठीक, वहां बताया, उसमें बता देता है अच्छे तरीके से। तो से जो होता है अपदान वाला, ये अलगाव से होता है। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल कहा, बिल्ली छत से कूदी, इसमें कौन सा कारक है, तो अपदान कारक हो जाएगा। इस तरीके से संबंध में का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन में, संबोधन कारक में अरे, न, हे, अजी, आह इत्यादि सब। नोट, हिंदी में 8, देखिए हिंदी में 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो संस्कृत में आप ध्यान रखिएगा 6 कारक होते हैं। यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए वर्णमाला से क्वेश्चन बना, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान से पूछा है। ठीक, घ का उच्चारण स्थान पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ। कंठ, तालु, मूर्धा। देखिए अब यहाँ से आप कितना अच्छे तरीके उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा। देखिए कंठ में आपका आ गया क, ख, ग, घ, अंग। तालब में यानी तालु से आ जाएगा च, छ, ज, झ, इया आपका आ जाएगा, य भी आ जाएगा। मूर्धन यानी तालु और मूर्धा भाग से जो होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, व भी आ जाएगा आपका। दंत में दांतों के मूल से जो होता है, त, थ, द, ध। ठीक, वत्सर यानी दंत मूल से न, स और र भी आ जाएगा। ओष्ठ दोनों होठ से, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ निचले ओठ और दांत से, जैसे व और फ। स्वर तंत्रिका, काकल्य यानी काकल्य इसको बोले जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसे आपको ये देखने से ये मिला, आपको प्रीवियस से ये समझ में आया कि आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अब देखिए आप अगर मान लीजिए कि घ का उच्चारण था, अगर हम सिर्फ कंठ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, लेकिन कंठ से देखिए कितना अच्छे तरीके से कंठ, तालु, मूर्धा, वत्सर, ये सब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। इतना अच्छे तरीके से आपको एडवांस में आपको एक्स्ट्रा मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है कि छ का किसके योग से बना है? छ जो है, ठीक, तो देख क और छ, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए आपका राइट होगा, क और छ, ठीक। त्र, ये सब क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता से की जाती है इसे व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन के, ठीक। कछ, त्र, ज्ञ, सर, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। शुद्ध कौन है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता शुद्ध वर्तनी वाला है, जबकि सब अन्य क्या है? गलत है। तो हमें ध्यान रखना है कि शुद्ध अशुद्ध में पूछ देता है हिंदी के वर्तनी के अनुसार। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हाँ 55 यानी 5 हो जाएगा, 25 यानी कि 55। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब देखिए कवि का ऑप्शन आपका सी सही है, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। आई होप आप लोग यानी कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 56 कह रहा है कि तरड़ी का पर्यायवाची शब्द, अभी मैंने आपको समझाया था पिछले वाले एक में, उसमें दिया था तरड़ी कौन सा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तरड़ी, ठीक। तो ऑप्शन इसमें तरड़ी यानी देखिए तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सूर्य से है, ठीक। तरड़ी किसका है? तरड़ी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। तरड़ी जो है, तरड़ी, तरड़ी शब्द का पर्यायवाची सूर्य है, सूर्य के अन्य पर्यायवाची। अब देखिए वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज आदमी होगा कि तरड़ी मतलब नदी, उससे लगाए लगेगा, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य का होता है तरड़ी का। जैसे इसका और अन्य जो पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ठीक, सविता, पतंग तथा आदित्य हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, निर्झरणी, तरंगनी, पायस्विनी, तरनी। देखो तरनी अतरणी दोनों चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है इसके, ठीक। और पर्यायवाची किसका और देखते हैं हम लोग, युवती। युवती के शब्द के पर्यायवाची सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, तरुणी, नव यौवना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, पर्यायवाची शब्द ख्याति किसकी है भाई? ये हमारी, हाँ, बड़ाई, कीर्ति, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन में अच्छे तरीके, जितना ऑप्शन है ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। मीना, सॉरी मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन मतलब क्या होता है? मत्स्य यानी मत्स्य होगा, पर्यायवाची पूछा है मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य यानी मीन के अन्य पर्यायवाची जैसे सफली, झस, जल तथा जीवन आदि। विभावरी के पर्यायवाची शब्द हैं रात, रैन, रात्रि, रजनी, निशा। विभावरी मतलब रात होता है। निशीश, निशीथ, यामिनी, ये सब आपके हो जाएंगे। उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 को देखते हैं हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द को चुनिए। तो भिन्न वाले होगा आर, यानी ऑप्शन सी होगा आर्य, भार्या। आत्मजा, कन्या, नंदिनी आदि पुत्री के पर्याय हैं। पुत्र के पर्यायवाची जैसे तनया, सूतल, पुत्री के, ये सब क्या है? हाँ, पुत्री के अन्य पर्यायवाची तनया, सूता, लड़की, बेटी, दुहिता। जबकि भार्या पत्नी का पर्यायवाची, पत्नी का देखिए भार्या मतलब पत्नी होती है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची जैसे कि शब्द दारा, सौभागिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, वल्लभा, वाया, धरनी, प्रिया, प्रिय, कांता, कलत्र, ये सब अर्धांगिनी, ये सब क्या है? हमारी इसकी किसकी परिवाची? पत्नी की परिवाची। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा है कि, सॉरी 58 नहीं 59 है, 59 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। अनुपम का परिवाची शब्द है। अनुपम देखिए इसका हो जाए अद्वितीय। अनुपम का परिवाची शब्द अद्वितीय। अनुपम के अन्य परिवाची शब्द जैसे अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अनोखा इत्यादि।
लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। कह रही है कान का कच्चा होना अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सुनी बात पर विश्वास करना। यानी कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है सुनी हुई बात पर विश्वास करना करना होता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा हिंदी वाला है जो उसको अच्छे तरीके से बहुत बहुत सटीक तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो ये हिंदी के था, आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और अपने नोट्स जो बनाए हैं उसको बार बार रिवीजन करेंगे, तब जाकर के आपको अच्छे तरीके से जितना नोट्स आप बनाए हैं पूरा अच्छे तरीके से, जितना आपको टॉपिक इसमें मिला है आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे, तब जाकर के क्लियर प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर होगा, ठीक। तो हिंदी को हमें हल्के में नहीं लेना, अच्छे तरीके से देखना है। ये सन 2013 का पेपर था पीआरटी का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हो रही तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और रही बात, थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब समय कम है, अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करेंगे और इतना एक्सप्लेन नहीं, बस मेन मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे और जल्दी करना है हमको, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखें और अपने नोट्स को रिवीजन करें, आपका 100% निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।